रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कोशिश करिए, पर वो आपके सामने आ जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं उससे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा, आज हम लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर तस्करा करना है, और इंशाल्लाह हम इस सेक्शन को जितना हो सकेगा कंप्लीट कर ही लेंगे आज, अल्लाह ने चाहा तो। बेटे, अगर हम अपने थोड़ी सी बात करें पुरानी, तो ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे पास एटम पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने हिस्ट्री में बात की। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करूं, हम लोगों ने ओ लेवल्स में ये बात डिस्कस की हुई थी कि फर्स्ट टाइम तो एटम पे बात की गई थी, वो हमारे पास डेल्टन ने की थी। डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम को हमें इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने हमें बताया था एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और इन्होंने हमें जो है बताया था कि जो है एटम के और फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। अराउंड 1907 की बात है, या 1807, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद। अच्छा, इसके बाद बात की गई थॉमसन ने एटम के बारे में बात की। तो एटम जो है एक प्लम पुडिंग की तरह होता है। देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक पुडिंग के तरीके से। और इस बात को फर्दर इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने इसे डिस्कस किया था। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का कहना था कि एटम के जो सेंटर है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इर्द गिर्द काफी दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस न्यूक्लियर मॉडल को, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का था, इसको नील बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है थोड़ा सा और जो है साफ सुथरा बनाया, और इलेक्ट्रॉन शेल्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल्स, और जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और लास्टली, इसके बाद लास्ट जो बात की गई वो जेम्स चैडविक ने की। और जेम्स चैडविक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि भाई न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त किया था इन्होंने, कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और ये इस तरीके से एक एटम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें सारी की सारी, तो यार सबसे पहले एटम की हमारे पास एक कॉम्पोजिशन का हिस्सा है। एटम की कॉम्पोजिशन क्या है यार, कि कोई भी एक एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और ये हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते थे। हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा शेल के अंदर जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है अराउंड न्यूक्लियस के शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। ये सारी बातें हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब मैं जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली जो है आगे लेके जाऊंगा। हम लोग आज की बात शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी से। भाई, रेडियो एक्टिविटी एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है, जिसका मतलब है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियर। क्या है रेडियो एक्टिविटी? बहुत एक लफ्ज, 5-6 लफ्जों में बोले तो स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब भाई कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एमिशन, निकलना किसी भी इनविजिबल रेडिएशन का। रेडिएशन कौन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा और गामा। और कहां से निकलती है भाई? एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से रेडिएशन के निकलने को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में से रेडिएशन के निकलने को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और ये क्यों निकलती हैं? बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बाइंडिंग फोर्सेस, कि एटम के न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो ग्लू है, जो ताकतें हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके कमजोर होने की वजह से कोई भी एटम रेडियो एक्टिविटी माने रेडिएशन को इमिट करता है, और इस फिनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा जी, क्या है रेडियो एक्टिविटी? ये तो हमें समझ आ गया। रेडियो एक्टिविटी में 3 टाइप के रेडिएशन हम लोग पढ़ा करते थे अपने ओ लेवल्स में। आईजीसीएसई में हम लोगों ने पढ़ा था यार, एक अल्फा रेडिएशन निकलती थी, एक हम लोगों ने पढ़ा था बीटा रेडिएशन निकलती थी। आज तक हम लोगों ने सिर्फ एक बीटा नेगेटिव रेडिएशन का पढ़ा था। यहाँ पे आज हम लोग एक बीटा पॉजिटिव रेडिएशन भी है इसमें निकालेंगे, जिसको बीटा नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। आज इनको बीटा पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स से कहेंगे। क्या होते हैं उस पर मैं आऊंगा।
एक रेडिएशन हम लोगों ने गामा निकाली थी, और न्यूट्रॉन हमारे साल एएस में भी सिलेबस में नहीं होता, हम गामा तक की बात करते हैं। तो अल्फा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा, ये रेडिएशन निकलती है। क्यों निकलती है? एटम के न्यूक्लियस में जो है, बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एटम के न्यूक्लियस में से, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में से इनकम्प्लीट इनसफिशिएंट बाइंडिंग फोर्स होने की वजह से रेडिएशंस एमिट होती थी। बच्चों मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई टेंशन तो नहीं है? एक्नॉलेज कर दीजिएगा यार चैट में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल ओके, चले जी, वेरी गुड, ओके। अच्छा जी, ओके बेटा। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने दो बातें और की थी। हमने कहा था यार कि एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम का क्या मतलब है यार? रैंडम का मतलब है कि भाई हर न्यूक्लियाई के पास इक्वल चांस होता है डीके होने का, और इसमें कोई प्रिडिक्शन भी नहीं की जा सकती कि कौन सा एटम कब डीके होगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप लोगों के सामने ये जो स्क्रीन पे एक रेड कलर का डब्बा बना हुआ आ रहा है, दिस इज अ स्टोन ऑफ अ यूरेनियम एटम। यूरेनियम का पत्थर है और ये सारे एटम्स हैं। अगर मैं कहूं कि यार मैं इसकी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करता हूं, तो आप इसको ऑब्जर्व करना कि भाई ये जो ब्लैक डॉट्स है, इनका कोई पैटर्न नहीं है। ये कहीं पर से भी ब्लैक डॉट्स वन बाय वन बनते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि भाई एक रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा रैंडम प्रोसेस है कि अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, तो भाई एक एटम मेरे पास यहां से, फिर एक एटम यहां से, फिर एक यहां से, फिर एक यहां से, कोई भी एटम कहीं पर से भी डीके हो रहा है, और इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि कौन सा एटम कब डीके होगा। दिस इज मेंट बाय रैंडम प्रोसेस। दूसरा, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है भाई? कि अगर कोई एक्सटर्नल कंडीशंस, माने मैं इस यूरेनियम के पत्थर को उठा के गैब्रियल के डीप फ्रीजर में रख दूं, तो उसके बावजूद भी इसकी रेडिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माने अगर मैं इस रेडियो एक्टिव एटम को उठा के तेहाम के तवे पे रख दूं, तब भी इसके रेडिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मकसद कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर कम करूं, प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेशर कम करूं, तो होने वाली रेडिएशन पे या रेडियो एक्टिविटी पे, इमिशन ऑफ पार्टिकल्स पे, इस एक्सटर्नल फैक्टर का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल चेंजेस। तो सर ये तो हमारी बात क्लियर हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं रेडियो एक्टिविटी होती क्या है और क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई हो तो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट दे देना ग्रुप में, वो चैट में ओके कर देना, सर क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम लोगों ने अपने ओ लेवल में सब ने एक ग्राफ पढ़ा था यार, हाफ लाइफ का। वो ग्राफ कुछ हमने पढ़ा था, ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है जी, हाफ लाइफ का ग्राफ था। हमने पढ़ा यार ग्राफ जो है बिल्कुल हाफ लाइफ का ऐसे होता है, आधा आधा होता जाता है, एक टाइम फ्रेम बाद पूरा खत्म हो जाता है। बट एक्चुअल में बेटा थोड़ा सा ये ऐसे बनता है ग्राफ, थोड़ा सा ऐसे करके बनता है, और उसकी शेप एक ऐसा ही कर्व होता है। बट क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो हाँ हो सकता है थोड़ी रेडिएशन कभी ज्यादा कभी कम, बट एवरेज आउट होकर उनका शेप सेम रहता है। इसका ग्राफ आप लोगों के सामने अगर बनवाऊं तो देखिएगा, ये हमारे पास नीचे जो आपके पास ग्राफ बना आ रहा है स्क्रीन पे, जहाँ पे T, 2T, 3T लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोग सब इसको देख सकते हो। इस ग्राफ में आपके पास, अब मैं जो हूँ डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है इस ग्राफ को प्ले करता हूँ, देखिएगा। अभी मेरे पास रेड वाले जो न्यूक्लियाई हैं, दे आर 1000 न्यूक्लियाई, और डिकेड अभी 0 है। अगर स्टार्ट करूंगा तो हमारे पास जब टी की वैल्यूज 1T हो जाएगी, तो हमारे पास एग्जैक्टली हाफ एटम डीके हो चुके होंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे एटम डीके होने वाले
ये आधे एटम जो है डीके हो गए और ये डॉट्स ग्राफ पे बनते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जब टाइम बिल्कुल 1 था तो यहाँ पे T1 पे हाफ एटम डीके हो चुके हैं। अगर मैं इसको चलाता रहूं तो अब ये 500 से 250 होने में, फिर आधे होने में, 500 से 250 होने में एक और टाइम लेगा, दैट विल बी 2T। और उसके बाद आधे होने में फिर एक और टाइम लेगा, दैट विल बी 3T। तो हम लोग अपने लेवल्स पे ये बात पढ़ चुके हैं कि इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है, हाफ लाइफ की। और ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, एटम कभी भी जीरो नहीं हो पाते। और इसका जो ग्राफ का टाइम फ्रेम है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई अगर स्टार्टिंग में 1000 न्यूक्लियाई हैं तो अगर इनको 10 मिनट लगते हैं 500 होने में, तो इनको फिर 10 मिनट लगेंगे 250 होने में, और फिर इनको 10 मिनट लगेंगे 200 125 होने में। तो हाफ लाइफ इज द टाइम taken for any radioactive isotope to decrease its atom or activity by half of its original value। सर, जो शुरू में एटम थे उनके आधे होने में जो टाइम लगा, उस लगने वाले वक्त को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। टाइम टेकन फॉर अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डिक्रीज इट्स एक्टिविटी और काउंटर इट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियसली करी हुई थी। और इसके बाद अब हम थोड़ी सी बारे में ओ लेवल्स में बड़ा डिटेल डिस्कस किया बता कि भाई अल्फा जो होता है एक हीलियम न्यूक्लियाई की तरह होता है। अल्फा इज जस्ट लाइक अ हीलियम न्यूक्लियाई, और इसके पास फोल्ड 2 होता है। मतलब ये हीलियम की तरह था और इसके ऊपर जो चार्ज था वो +2 का था। अल्फा एक हीलियम न्यूक्लियाई की तरह था, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से था, इसका चार्ज +2 था। इसकी हाई आयोनाइजेशन थी। हाई आयोनाइजेशन से मुराद थी बॉस कि यार अगर एक, मैं कहता हूं एक एयर है, पूरी एयर का पाथ नॉर्मली एक अल्फा पार्टिकल गुजर रहा है, तो ये गुजरते गुजरते इस पूरी जगह की एयर को चार्ज कर देगा। और ये चार्ज कैसे करेगा? अगर एक एयर का मॉलिक्यूल में से करीब से अल्फा पार्टिकल गुजरेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको साथ लेता हुआ गुजर जाएगा। तो जो पीछे मौजूदा एयर होती है उसको चार्ज करता हुआ गुजरता है, क्योंकि इसमें चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर देता है और मौजूदा जो एयर होती है उसको चार्ज कर देता है। इसको आयनाइजेशन बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए एक पीस ऑफ पेपर बहुत होता है, क्योंकि अल्फा एक भारी पार्टिकल है, इसको रोकने के लिए पीस ऑफ पेपर काफी है। और इसकी जो रेंज होती थी वो फ्यू सेंटीमीटर्स होती थी। अल्फा की जो रेंज थी वो फ्यू सेंटीमीटर्स थी, सिर्फ और सिर्फ एयर में। ऑन दी अदर एंड हम लोगों ने बीटा पढ़ा था। बीटा हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, ये इलेक्ट्रॉन की तरह था, बीटा नेगेटिव। आज हम लोग एक बीटा पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, ये एक पॉजिट्रॉन की तरह होता है। सर पॉजिट्रॉन क्या होता है, आता हूं उस पर, बेफिक्र हो जाओ। बीटा नेगेटिव पार्टिकल, अच्छा, इसकी आयनाइजेशन मीडियम माने बीटा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन है वो अल्फा के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसका चार्ज थोड़ा सा कम होता है। जब अल्फा +2 है और ये -1 है तो 1 and 2, अल्फा इज ट्वाइस हैवियर एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। हम सबको पता है कि यार चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 थी, तो डबल कर दोगे तो अल्फा हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर है तो ज्यादा आयनाइज करता है। अच्छा, अल्फा को रोकने के लिए हम लोग कुछ मिलीमीटर थिक एल्युमिनियम फॉइल यूज किया करते थे। और हमारे पास गामा रेडिएशंस थी, इनकी रेंज कुछ अराउंड 25 सेंटीमीटर ऑन एवरेज होती है। गामा रेडिएशंस की जीरो चार्ज होता था, इनकी कोई आयनाइजेशन नहीं होती, लो या नो आयनाइजेशन, इनको रोका नहीं जा सकता। हाँ, रिड्यूस करने के लिए हम लोग अपने लेवल्स पे लेड, कुछ सेंटीमीटर थिक लेड की ब्लॉक्स का यूज करते थे, और इसके बाद रेडिएशंस की इंटेंसिटी कम कर लिया करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जो तस्करा हमारा है, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। इसको एक्नॉलेज कीजिएगा ताकि मैं इसके बाद जो है बात को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करूंगा अब, जरा डिटेल की, तो अब मुझे यहाँ पे रोक दीजिएगा। क्लियर हो गया, बड़ी अच्छी बात है यार, बड़ी अच्छी बात है। ओके बॉस, दो चार लोग और भी क्लियर लिख दें यार। आइजा ईशल हमारे साथ हैं, परीक्षा बेटा आप लोग हो क्लियर है, अनस वेरी गुड, ठीक है, चलो यार, अच्छे सारे बच्चे आए हैं, गुड यार, माशाल्लाह। क्लियर के स्पेलिंग बेटा अनस आपको मैं सिखाऊंगा क्लास के बाद इंशाल्लाह। आप इफ्तार के बाद आइएगा मेरे घर पे, ठीक है, मुझे जरूरत भी है आप जैसों की एक आध। हाँ, अच्छा जी,
बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यार हमारे पास कुछ कहानी है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है। बेटा मजाक कर रहा था ना। न्यूक्लियस के अंदर अब होता क्या है कि कभी कभार न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कभार न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब भी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो अब मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चीज है, मतलब उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा जिसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव है, तो साथ ये एक चीज निकालेगा, उस चीज का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज -1 होता है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन नंबर है, जो प्रोटॉन नंबर है, वो -1 होता है। सर मेरी बात इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। पहले तो यार बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो लाजमी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला के न्यूट्रॉन के न्यूट्रल के बराबर होगा। बट सिंस न्यूट्रॉन का जो नंबर है दैट इज 0, और हमारे पास प्रोटॉन का जो नंबर है वो 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नंबर, जो हम लोग आज से पहले ओ लेवल्स में बीटा पार्टिकल पढ़ते थे, वो -1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से निकलेगा उसका प्रोटॉन नंबर क्या होगा? -1। इस बात को मैं पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा समझाने के लिए। अगर तुम लोग थोड़ा पीछे जाओ अपने वक्तों में ओ लेवल्स के, तुम लोग एक इक्वेशन बनाया करते थे कि भाई वाई बनाया और साथ बीटा पार्टिकल बनाया, ठीक है जी। अब वाई के बारे में, आप बीटा पार्टिकल आपको पता था 0 - 1 होता है, ठीक है जी। ये सारी सब लोग करते थे और बोलते थे वाई अननोन है। तो आप क्या करते थे भाई, अगर ये 245 है और ये 0 है तो ये भी 245 होगा। ये सारी ओ लेवल्स की बातें कर रहा हूँ। अगर ये 64 है, ये -1 है, कह लेते थे और इसको -1 कहते थे, और ये ऐड करते थे तो 65 इक्वल्स टू x हो जाता था, और यहाँ x की जगह हम लोग 65 लिख दिया करते थे। ये सारी बातें हम लोग ओ लेवल्स में करते थे। तो हम लोग इतने बेवकूफ थे, हमने कभी अपने टीचर से यह सवाल ही नहीं किया, क्योंकि हमारा जहन ही नहीं था कि सर आप बीटा का चार्ज -1 बता रहे हैं, ये तो प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है भाई, जो ये चीज नीचे लिखी हुई है तो चार्ज थोड़ी है। ये तो बीटा का प्रोटॉन नंबर -1 है, क्योंकि मैं इसमें प्रोटॉन नंबर ऐड कर रहा हूँ ना बच्चों। अब ये चीज, ये जहन हमारा अपने ओ लेवल्स में इतना डेवलप्ड ही नहीं था। हमारा जहन इतना बारीक था कि हमने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, और पूछते भी क्या, टीचर को भी खास नहीं पता होता। तो हम लोगों ने इस बात में आज तक बहस नहीं की। आज आप इस बात को याद रखिएगा, जब एक चीज बीटा इमिशन या इलेक्ट्रॉन इमिशन करती निकालती है, तो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है या बीटा पार्टिकल होता है, उसका जो प्रोटॉन नंबर होता है दैट इज -1। उसका चार्ज -1 होना बिल्कुल सही है, और साथ इसका प्रोटॉन नंबर भी -1 होता है। और साथ ये एक और चीज निकालते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ये होता क्या है, इस पे बहुत डिटेल तस्करा करेंगे। अभी फिलहाल याद रखना, न्यूट्रॉन जब बनेगा तो एक प्रोटॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन जिसका प्रोटॉन नंबर -1 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकालेगा। यहां तक हमारे पास मेरे ख्याल से बात क्लियर हो जाती है, कोई टेंशन की बात तो नहीं भाई। ये पहली इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आता है क्या हुआ? अच्छा जी, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। अब जब एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन में, तो ऐसी सूरत में, अब प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव है और वो एक न्यूट्रॉन बना रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर प्लस माइनस है, तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे एक और प्लस चाहिए होगा ताकि वो उसको न्यूट्रल करे और पॉजिटिव पॉजिटिव इक्विवेलेंस बैलेंस हो जाए। जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो ऐसी सूरत में न्यूट्रॉन के साथ साथ वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, नहीं जिसे कहते, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। वो अपने अंदर से एक नई चीज निकालता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, जिसको एक आसान भाषा में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और साथ ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन निकला था तो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकलता था,
और जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता है। इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल होता है वी के ऊपर माइनस, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का सिंबल होता है जस्ट एक वी। अच्छा, जिसको इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, परेशान नहीं हो, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा अभी फिर से। मैं अभी बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस अभी 4 बातें मैंने बोली हैं, वो 4 बातें रिपीट करता हूँ। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। जब प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं इन 2 इक्वेशंस में आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मुझे ओके कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई टेंशन की बात तो नहीं भाई? ओके कीजिएगा बॉस जल्दी से। अच्छा जी, थोड़ी सी बेटा अब मैं बात इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये हम लोगों ने अपने ओ लेवल्स में की हुई थी कि सर अगर एक एलिमेंट है जिसका नाम, चलो यार तुम लोग अभी जो यही बात कर रहे थे कि अगर एक एक्स है जिसके ए की वैल्यू में लिख देता हूँ 200 और एक्स की वैल्यू में लिख देता हूँ 50, मैं कहता हूँ साथ ये सर ये जो है डीके करता है और डीके करके ये बनाता है एक अल्फा पार्टिकल, और साथ एक डब्ल्यू नाम की चीज बनाता है और एनर्जी देता है। एनर्जी गामा भी हो सकती है। अच्छा सर, हमें यहाँ पे इसका नंबर लिखना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम बोलते थे क्योंकि अल्फा 42 होता है तो ये जो डब्ल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 196, और ये जो नीचे प्रोटॉन नंबर है डब्ल्यू का वो हो जाएगा 48। बेटा ये मैंने कैसे किया, कोई इसमें कंफ्यूजन है यहीं रोक दो, बगैर शर्म के मुझे यहाँ रोक दो। सर ये मुझे नहीं आता, मैं ओ लेवल में फारिग था, मुझे आप प्लीज रिपीट कर दें ये कैसे 196 आया। शयान तुमसे नहीं बोल रहा, बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा, जितने भी बच्चे बाकी हैं। मुस्तासिम बेटा बात समझ आ रही है बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा हसन, पर यार देखो सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, हम थोड़े से ख्याल करेंगे तो जिंदगी चलेगी। हाँ गाइस क्लियर है, कोई टेंशन किसी को तो नहीं है? ये हम लोगों ने बेटा 4 + 196 200 एंड 2 + 48 50, ठीक है यहाँ तक सब क्लियर है। अच्छा, सेम गोज फॉर बीटा पार्टिकल। अगर यही चीज बीटा इमिजन कर रही होती और बीटा की बात करते तो हम लोग अभी मैंने भी डिस्कस किया था ये 200 ही होता, और इसकी वैल्यू हो जाती 51, क्योंकि 51 - 1 वुड गिव अस 50। तो ये सारी बातें हम लोगों ने ओ लेवल्स की कर ली, ठीक है जी। अब यार जरा इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ, बड़ा बड़ी मैजिकल बात है जो मैं तुम लोगों को बात कह रहा था कि सर, अब जो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर ये बढ़ कैसे गया, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, बढ़ने बढ़ने वाला जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उस पर आते हैं। यार जब एक चीज बीटा, बीटा माने इलेक्ट्रॉन इमिट करती है, तो अभी हम लोगों ने एक बात की, जब एक चीज इलेक्ट्रॉन इमिट करती है उस वक्त का उसका मतलब है कि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। सिंस एक मेरे पास एक एटम है, उसके अंदर 4 प्रोटॉन है और उसके अंदर 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। 1 2 3 4 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। ऐसे कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि यार हमारे पास एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो साथ इसने बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो क्योंकि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास जो बनने वाली चीज है, जो बनने वाली चीज है उसके प्रोटॉन जो पहले 4 थे, अब वो प्रोटॉन कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। अब उस प्रोटॉन में एक का इजाफा हो गया। वो इजाफा कहीं से आया नहीं है प्रोटॉन, उसमें उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूदा न्यूट्रॉन ही किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस में निकलने वाला पार्टिकल कौन सा था, बीटा नेगेटिव था, जो इलेक्ट्रॉन था। तो ये फिनोमेना होता था जिसमें एक एटम जो है जब बीटा डीके करता था उसका प्रोटॉन नंबर जो एक बढ़ जाया करता था। ये जो बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है कि सर ये वैल्यू एक बढ़ जाएगी, ये वैल्यू यहीं से आई है कि हमारे पास उसका जो एक न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में। जरा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू 8 है यहाँ पे, और हमारे पास जो जी है इसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है जी। और यहाँ पे जी की वैल्यू 5 हो गई थी और ये 8 ही रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा जरा मैं डिफरेंट बात पे आता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ
कि सर अगर ऐसा हो जाए कि एक एटम में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक एटम जो है हमारे पास उसमें कन्वर्ट हो जाए प्रोटॉन में, तो सॉरी प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारे पास मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट रादर उसका जो प्रोटॉन नंबर है उसमें एक डिक्रीज आ जाएगा। तो अगर मैं आज एक नई इक्वेशन तुम लोगों को सिखाऊं कि मेरे पास एक पार्टिकल है एक्स, वो है 200 और 250, और मैं कहता हूं कि ये बीटा पॉजिटिव डीके करता है। क्या डीके करता है? बीटा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इसका प्रोटॉन नंबर +1 है। तो इसकी जब इक्वेशन आप लोग बनाओगे, तो अब जो बनने वाला एलिमेंट है उसका प्रोटॉन नंबर जो है वो एक -1, उसमें प्रोटॉन नंबर में एक प्रोटॉन का रिडक्शन हो जाएगी, और मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बेसिकली कोई प्रोटॉन गायब नहीं हुआ। व्हाट हैपेंड इज दैट इन बीटा नेगेटिव के डीके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया था प्रोटॉन में, और बीटा पॉजिटिव के डीके में एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया था न्यूट्रॉन में। और दिस इज द क्लियर प्रोसेस ऑफ इमेजिन। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट थी। मैं उम्मीद करता हूं अब ये पूरी बात जो मैंने कन्वर्जन की ओ लेवल से करते आ रहे हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स कि ये हुआ कैसे, ये क्लियर हो गए होंगे। गाइस मुझे यहाँ पे एक्नॉलेज कर देना, थोड़ी सी बातें और करनी है। ओके, क्लियर व्लियर लिख दीजिएगा। 4 5 लोग, अगर मुझे किसी को प्रॉब्लम है बेटा मुझे वहीं रोक दीजिएगा प्लीज, मुझे रोक दें। मैं अपनी एंड से बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों ने इफ्तार में मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है, कि अल्लाह पाक सरमात को दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अच्छा जी, प्रोटॉन नंबर है पर हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ कि यार कंफ्यूजन हो रही है बेटा, क्या कंफ्यूजन है गेब्रियल? गेब्रियल बेटा, इस इतने इतनी इतनी चीज में क्या कंफ्यूजन है? मुझे यहीं रोक दो यार, मैं रिपीट कर देता हूँ। और गिव मी 20 more minutes। इमेज, चलो गेब्रियल मैं आपको बेटा थोड़ी देर में समझा देता हूँ, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ यार कि एक चीज का प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे यार बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है। अगर मैं कहता था कि यार ये एक्स यहाँ था और ये ओ लेवल में हम लोग एक ग्राफ करते थे कि यहाँ पे पहुंच गया, इसका मतलब इसके प्रोटॉन नंबर 2 कम हो गए। यहाँ 39 प्रोटॉन नंबर थे, अब प्रोटॉन नंबर के 37 हो गए, और न्यूक्लियॉन नंबर 4 कम हो गए। एक्स जब इस पोजीशन पे आया होगा वाई की, तो एक्स जब वाई बना होगा तो उसने अल्फा डीके किया होगा, और जब ये एस आर यहाँ आया होगा तो उसने बीटा नेगेटिव डीके किया होगा। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो जाती है। मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ आप लोगों के लिए, देखिएगा। मैं कह रहा हूँ यार एक एलिमेंट था एक्स, यहाँ पे एक एलिमेंट बना वाई। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई बना तो क्या इमिट किया, तो अगर मैं एक्स और वाई में देखूं तो एक्स में प्रोटॉन नंबर थे 39, वाई पे आते आते प्रोटॉन नंबर 2 कम हो गए, और एक्स का मास नंबर था 92 और आते आते मास नंबर हो गया 88। इसका मतलब इसने एक अल्फा पार्टिकल डीके किया होगा एक्स से वाई में जाने के लिए। तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा गेब्रियल बेटा, मैं जरा रिपीट कर देता हूँ थोड़ी सी बातें तुम्हारे लिए। मैंने 2 बातें ये की थी। मैंने कहा था बेटा अगर एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बेटा एक न्यूट्रल चीज है, इधर देखिएगा मेरी बात, एक न्यूट्रल चीज है, उसमें प्लस माइनस दोनों है। मैं कह रहा हूँ वो कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चीज में। तो जब वो कन्वर्ट होगा तो ये कहीं तो जाएगा ना भाई, तो वो कहाँ जाएगा? वो एक बीटा नेगेटिव या इसको इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना लेगा। यहाँ तक बात क्लियर है गेब्रियल? इसी पे बेटा मैंने दूसरी बात ये की कि अगर मेरे पास एक, कह रहा हूँ कि मेरे पास एक प्रोटॉन है जो पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ सर ये न्यूट्रल हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यार लाजमी सी बात है बेटा इसको एक और पॉजिटिव कहीं से निकालना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाए और ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए। तो जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं वो इमिट करता है। और जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस सूरत में जो है एक बीटा पार्टिकल एक नेगेटिव पार्टिकल इमिट करता है। इसके हम लोगों ने बेसिक एक इक्वेशन सारी ओ लेवल्स में पढ़ी थी, एक छोटी सी इक्वेशन मैंने ये इसमें पढ़ा दी कि यार अगर इसकी हो तो प्लस हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स थी, इससे ज़्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। येट अगेन कोई कंफ्यूजन है तो फिर क्लास के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी बेटा, मूविंग फॉरवर्ड, जरा सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा हमारे पास जो
साइज ऑफ द एटम है, उसमें क्या कहानी है और क्या क्या कहानी है। एक तो यार ये हम लोगों ने ओ लेवल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवोगाड्रोस कांस्टेंट का, कि भाई एक 2 ग्राम एक जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें कितने, जो हाइड्रोजन के एक 2 ग्राम का हाइड्रोजन अगर लूंगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। वो हमारे पास 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक एटम के, वो एक जैसे कहते हैं मोल में। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, ओ लेवल्स में हम लोग पढ़ते थे। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बातें इसमें और कर देता हूँ यार। ये एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहलाता था, ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात बेटा याद रखते थे, एक बात हम लोग करते थे, आज उस बात को बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करूंगा, कि एटम का साइज मेरे बच्चों, इट्स वेरी 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 स्मॉल। atom is so small that it is so small, it is very small. And how small it is, it's incredibly small बेटा। कोई इसमें आज तक दुनिया का कोई माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं है जो आज एटम को देख सका। ये जो हम लोग सारे, ये जो सारी कहानियां इन लोगों ने की है ना, दे आर ऑल अजम्पशन बेस्ड। आज तक किसी ने एटम नहीं देखा, दिस इज ऑल अजम्पशन बेस्ड चीजें हैं। कोई भी एटम आज तक नहीं देखा, इट्स वेरी स्मॉल। ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है जी, ये सारी बातें इस तरीके से। अब एटम इतना स्मॉल है तो इसकी एक कहानी है बेटा, कि एटम के स्मॉल होने पे एक तस्करा छोटा सा करूंगा, कि एटम के सामने जो उसका न्यूक्लियस है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। कंपैरेटिवली एटम के सामने, एक्सक्यूज मी, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और वो किस हिसाब से नेग्लिजिबल होता है, कि मेरे बच्चों, अगर मैं एक फुल साइज क्रिकेट ग्राउंड ले लेता हूं, लॉर्ड्स, इंग्लैंड में बड़ा मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है, उस फुल साइज क्रिकेट ग्राउंड के लॉर्ड्स के बीच में मैं तुम सब लोगों का मैच करा देता हूं। मेरे पास 23 बच्चे लॉग ऑनलाइन है, तो 11-11 की 2 टीमें बन जाएंगी, 22वीं। एक 12वें खिलाड़ी में बेटा मैं मुस्तासिम को बिठा दूंगा, पानी पिला लेगा, हो जाएगा मैच। अब इस पूरे क्रिकेट ग्राउंड के बीच में मैं एक पी, जिसकी इंग्लिश कमजोर है, पी मटर को बोलते हैं बेटा, मटर के दाने को पिच के बीच में रख दूं, बिल्कुल बीच में, तो बेटा एम्पायर मैं बनूंगा बेटा। तो मटर के दाने को मैं बीच में पिच के रख दूंगा, तो अगर एटम इतना बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस इतना सा होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रेशियो, द एटम्स रेशियो टू इट्स न्यूक्लियस इज अबाउट रेशियो ऑफ अ फुल साइज क्रिकेट ग्राउंड टू अ पी। सर ये बात क्लियर होती? तो एक बात याद रखिएगा, कि हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है वो दैट इज 1.66 10 की पावर -23, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। अगर मैं 1 के सामने 27 है ना, 1 और 1000 की बात करूं तो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो 10 की पावर -27, 10 की पावर -31, 20, 29, 30, 31, 0.000 का फर्क। तो वो जीरो, उस पॉइंट के भी आगे 27 जीरो के आगे का फर्क। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है बेटा, वो प्रोटॉन के सामने नेग्लिजिबल होता है। तो जो ये है ना हमारे पास, ये पी और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। इस पे हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने ओ लेवल्स में किया हुआ है, गीगर मार्जन का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सर बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स थे गीगर और मार्जन, इन दोनों के साथ मिलकर क्या किया, एक गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को फेंका, और इन्होंने 3 रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए थे, सबने पढ़ा होगा। पहला तो था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास थ्रू, a few of them deflected at large angles, and very few of them reflected back. तो भाई जिसका ओ लेवल्स कमजोर था, आप खुद सोचो, अगर बेचारा एक एटम है और उसपे मैं इतने अल्फा फेंक रहा हूं, तो भाइयों अल्फा सारे सीधे सीधे जाएंगे ना यार। अगर 1000 अल्फा फेंकूंगा, 10,000 फेंक देता हूं, तो यार 9000 तो तकरीबन सीधे सीधे चले आएंगे। हाँ, कोई 1000 कोई ऐसे होंगे जो पिच के करीब करीब से गुजरेंगे, वो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, तो अल्फा थोड़ा बहुत मुड़ जाएगा। और कोई बदकिस्मत साला, कोई 2-4 ऐसा अल्फा होगा जो बिल्कुल पी पे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है जी। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देयर वर 3 रिजल्ट्स। पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास थ्रू, a few of them deflected at large angles,
एंड वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस्ड बैक। बहुत थोड़े से ऐसे थे जो बाउंस बैक कर गए। इसका रीजन क्या था कि भाई मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास थ्रू। क्यों? क्योंकि एटम तो पूरा खाली है ना। A few of them deflected at large angles, क्योंकि एटम का सारा चार्ज और मास कहाँ होता है? उसके सेंटर में। और वेरी फ्यू ऑफ देम रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब है कि देयर आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो एग्जैक्टली उसके न्यूक्लियस के हेड पे अप्रोच करे और वो फिर क्या हो गए? रिफ्लेक्ट बैक हो गए। Reasons of observation: most of the alpha particle were atom is mostly empty. All the charge and mass is in the center, and the nucleus is very small in size. Only few alpha particles approach the head of the nucleus and bounce back. मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। केब्रियल बेटा, बाकी सब आयस, हाशिर, ईशल, परीशा, आई गेस गाइस क्लियर है। शाजिल, तिहामी, जैन, साद, ऑल ओके है बॉस? ये सारी बातें क्लियर है बेटा? शुएब बेटा क्लियर है? बेटे तिहाम, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं पर रिकॉर्ड हो नहीं पाएगी क्योंकि उसका इशू ये है कि मेरी क्लाउड स्टोरेज खत्म हो गया है इस साल का। लास्ट सेशन का अभी मैं नया क्लाउड स्टोरेज खरीदूं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा मुझे। मैं देखता हूं अगर वो हो जाता है, एक्सटेंशन कुछ मिलता है तो मैं कर देता हूं, वरना मेरे ख्याल से क्लाउड स्टोरेज है, आई क्लाउड के बाद ये इसकी बात कर रहा हूँ। जूम मीटिंग्स बहुत हो चुकी हैं इस साल की, तो उसका स्टोरेज मेरे ख्याल से एम्प्टी हो चुका है, वो फिल हो चुका है। मैं देखता हूँ कोई अगर अपॉर्चुनिटी लगेगी तो भेजूंगा। अब बेटा आज एक नया टर्म पे आते हैं, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू टर्म है, क्वार्क्स। से गाइस, हम आज तक, हम गरीब, आप और मैं, आप मैं नहीं, आप और मैं जब ओ लेवल्स में थे, हम आज तक, बल्कि पिछले हफ्ते तक यही बात मानते थे कि सर एटम बनता है न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। सर मैं भी यही मानता था जब मैं आपकी उम्र में था, और आप भी आज तक यही मानते थे। बट बेटा ऐसा नहीं है। एटम के अंदर अबाउट 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रूव हो चुके हैं। क्या बोलता हूं भाई? कि एटम के अंदर अभी तक अबाउट 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रूव्ड है। प्रूव्ड माने ये एटम में है ही है, ये प्रूव्ड है। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक फंडामेंटल पार्टिकल है। सर फंडामेंटल, कहता हूं ना यार, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या है कि भाई बच्चे ने, हमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है, रोटी कपड़ा मकान, इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बॉस कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ये फंडामेंटल मतलब इसके आगे कोई डिवीजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन के आगे कोई डिवीजन मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। बट जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स और ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। कंपोजिट पार्टिकल्स आर बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स जो मिला के ये बनते हैं। प्रोटॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन बस एक इलेक्ट्रॉन है जो फंडामेंटल। सर ये जिन पार्टिकल से मिलके प्रोटॉन आए और न्यूट्रॉन आए, इन पार्टिकल्स का क्या नाम है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उनको क्वार्क्स बोलते हैं। आज की महफिल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं। तो भाई कॉम्पोजिट मिलके बनने वाले और फंडामेंटल स्मॉल तरीन, ये जो हमारे पास, अच्छा कितने सब एटॉमिक पार्टिकल है थोड़ा सा तुम लोगों को गाइड कर दूं। हम लोग एक चार्ट छोटा सा पढ़ते हैं, ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कुछ। इसमें हमारे पास ये जो हिग्स बोसॉन का तो अक्सर बच्चे जिक्र करते रहते हैं, ये अभी एक नया पार्टिकल निकाला था, ये बिग बैंग थ्योरी में काफी जिक्र है। तो हमारे पास ये है फेमिनॉन्स हैं, चार्म्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं सारे, ठीक है जी। तो ये कहानी है। थोड़ा सा मैं इनकी फैमिली पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं बेसिक बातों से आगे बढ़ूँ फिर हो जाएगा। तो गाइस ये यहाँ तक बात क्लियर होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कंपोजिट फंडामेंटल तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब जो हमारे क्वर्क्स है बेटा, उन क्वर्क्स में हम लोग तीन टाइप के क्वर्क्स पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास अप,
दूसरा क्वर्क है हमारे पास डाउन, और तीसरा क्वर्क है हमारे पास स्ट्रेंज। पहला क्वर्क है अप, दूसरा क्वर्क है डाउन, और तीसरा क्वर्क है स्ट्रेंज। अप का सिंबल यू होता है, डाउन का सिंबल डी होता है, और स्ट्रेंज का सिंबल एस होता है। फॉर ऑल दोज जो समझ रहे हैं यार ये क्या नई नई चीजें आ रही हैं, बेटे अगर आप लोगों को मैं आज से 5 साल पहले ले जाऊं और मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे, तो आपकी शक्लें भी ऐसे ही बनती। वक्त के साथ साथ इंसान के जहन की सब सलाहियत बढ़ती है। आज उस सलाहियत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चीजें नहीं है, आज समझ आ जाएंगी, अगली मर्तबा आज से 5 साल बाद तुम्हें ये मजाक लगेगा अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग को परस्यू किया इंशाल्लाह। तो भाई क्वर्क्स में तीन है, अप डाउन और स्ट्रेंज। अप का सिंबल यू है, डाउन का डी है, इसका स्ट्रेंज है। हम लोग ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 टाइम 10⁻⁻19। मेरे बच्चों ये चार्ज एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है जी। हमारे पास जो अप क्वर्क होता है इसका चार्ज होता है +2/3 ई। जो डाउन क्वर्क का चार्ज होता है वो बोलते होता है -1/3 ई। और जो स्ट्रेंज क्वर्क का चार्ज होता है वो हमारे पास होता है -1/3 ई ही, दोनों का माइनस है और इसका +2/3 है। फॉर ऑल दोज जिनके जहन में ये सवाल आ रहा है यार कैसे बेवकूफ साइंटिस्ट है, अगर ये दोनों का चार्ज सेम है तो एक ही बोलते थे, ये अलग अलग क्यों कर दिया? बेटा ये इनकी स्पिन पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये जो नाम है ये इनके स्पिन पे डिपेंड करते हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज लिटिल बिट अबव योर पे चेक, और आप लोगों की थोड़ी सी लेवल से ऊपर है, तो इसलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। ये नाम बहुत जरूरी थे। अप का चार्ज याद रखिएगा +2/3, डाउन का चार्ज रखिएगा -1/3, और स्ट्रेंज का चार्ज याद रखिएगा -1/3 ई। इनके सिंबल्स को याद रखिएगा। मैं थोड़ी सी बातें करूं, हमारे पास जो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, उन प्रोटॉन्स के अंदर, एक प्रोटॉन के अंदर हमारे पास होते हैं दो अप क्वर्क्स और एक डाउन क्वर्क। एक प्रोटॉन को बनाने के लिए हमें हमें जो है दो अप क्वर्क्स चाहिए और एक हमें डाउन क्वर्क चाहिए। दो प्रोटॉन बनाने के लिए दो अप चाहिए और एक डाउन चाहिए। अगर कोई इसकी बेसिक कैलकुलेशन करना चाहे तो अप अप डाउन है, ठीक है जी। हमारे पास प्रोटॉन में हम बोले यार 2/3 +2/3 और -1/3, तो हमारे पास आंसर +1 आ जाएगा। दैट इज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है जी। तो ये एक प्रोटॉन बनाने के लिए दो अप क्वर्क और एक डाउन क्वर्क चाहिए। अच्छा, फिर एक न्यूट्रॉन बनाने के लिए दो डाउन क्वर्क्स और एक अप क्वर्क्स चाहिए। एक अप हो गया 2/3, -1/3 और -1/3, तो न्यूट्रल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका चार्ज। तो एक न्यूट्रॉन में हमारे पास, ये मैंने करके भी दिखाया हुआ है, एक न्यूट्रॉन में हमारे पास जो है कोई चार्ज नहीं होता, और एक प्रोटॉन में हमारे पास +1 का चार्ज होता है। अच्छा, थोड़ी सी बातें और देख लीजिएगा मेरे बच्चों। ये जो क्वर्क्स के दरमियान की जो फोर्सेस है, इनको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। माने कमजोर कमजोर न्यूक्लियर फोर्सेस। किसके एतबार से भाई? ये है इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के एतबार से। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिस एटम को आपस में जोड़ के रखा हुआ है ना, वो वाली फोर्सेस इनके फोर्सेस के मुकाबले में थोड़ी कमजोर होती हैं, तो इनको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाली है, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। बेटा आपकी स्क्रीन के सामने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक इस पे नजर एक दौड़ा लो। मुझे एक बात बताओ सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? मुझे अभी रोक दो, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत जरूरी भी है सिलेबस के लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दे बेटा, कोई मसला है तो पूछ लें, क्लियर कर दें। कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म की तो बेटा प्लीज क्लियर कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन है बेटा तो प्लीज पूछिएगा। नो कंफ्यूजन, ठीक है। यूज द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन टू शो द चार्ज ऑन +E वेयर E इज द एलिमेंट्री चार्ज। तो बेटा अगर ये ऐसा सवाल पूछता है आपके पास, मैं आ रहा हूँ हसन, स्ट्रेंज पे आ रहा हूँ, स्ट्रेंज की क्या रिक्वायरमेंट है, आ रहा हूँ। ये हमारे पास जो है, ये क्वार्क कॉम्पोजिशन कभी भी पूछ लेता है तो आपने बेसिकली ये कैलकुलेशन करनी होती है उसमें। ये वाली कैलकुलेशन है प्रोटॉन की।
+2/3 +2/3 -1/3। मैं अभी आपको यकीन से बोल सकता हूँ कि 1 और घंटा हमारे बीच में मिल जाए, हमें, हम लोग अभी पढ़ लें, मतलब अभी तो आज के दिन में ये लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग बिस्मिल्लाह करोगे और एक एक को में एक गो में अल्लाह ने चाहा तो इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करोगे। इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस जो मैंने पढ़ा दिया कि भाई अल्फा स्कैटरिंग के रिजल्ट, कंक्लूजन्स, थोड़ी सी ओ लेवल की नॉलेज है, डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर और डेंसिटी ये निकालना भी सिखाता हूँ। थोड़ी सी ओ लेवल की नॉलेज यूज होगी ओवर द पीरियड। हम लोग इसको आज क्या, आज ही इंशाल्लाह इसको मैं करवा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, इसमें कोई बरस लंबी बात ही नहीं है, मुश्किल कोई बात ही नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं यार क्वार्क मॉडल ऑफ अ बीटा डीके की। बेटा असल में क्वार्क मॉडल ऑफ अ बीटा डीके का मतलब है कि सर आप बोलना चाह रहे हैं कि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। बीटा डीके यही पढ़ा है ना हम लोगों ने यार, इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं। तो भाई न्यूट्रॉन का क्वार्क बना देना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्वार्क मॉडल। ये 2 डाउन होते हैं, एक अप होता है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बेसिकली अब उसमें जो अप डाउन डाउन था वो अप अप डाउन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन और साथ ये एक चार्ज निकाल लेगा, दैट इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। इसी तरीके से सिमिलरली प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो अप अप डाउन से इट विल गो टू डाउन डाउन एंड अप, एंड इवेंचुअली इट विल गिव आउट अ पॉजिट्रॉन एंड एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो दैट वी डिस्कस्ड फर्स्ट थिंग इन द क्लास। अच्छा जी, थोड़ी सी बेटा बात को आगे बढ़ाएंगे सर, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल जो है इसको कंप्लीट करते हैं। एक वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ये है वो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। बेटा मुझे ना आधा घंटा आपका और चाहिए होगा, कोई थकेगा नहीं, क्योंकि यार मैं आज ये खत्म करवाऊंगा पूरा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं बस इसको खत्म करूंगा पूरा, न्यूक्लियर फिजिक्स में आज के 1 घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है। रिकॉर्डिंग बेटा ये आपके पास रहेगी 2-3 दिन तक, ठीक है, 2 या 3 दिन मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग इससे डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो अबव स्टोरेज है। जिसको जितना देखना हो उसको देख लेना, और जो है इसको डाउनलोड करना हो तो कर लेना, ठीक है, अगर हो पाए। अच्छा, हमारे पास बेटा पार्टिकल फैमिली 2 टाइप की है। अभी तुम लोग ये देख रहे थे ना यार, ये सवालात मैंने भी देखे, अभी तुम लोग भी देख रहे हो कि यार हर साल एक ही बात पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड्रॉन एंड लेप्टॉन्स, ठीक है। अभी अभी नहीं, जरूरत के वक्त नहीं मिलता। हेड्रॉन लेप्टॉन की एग्जांपल मांग लेता है, डिफरेंस मांग लेता है कि भाई क्या होते हैं, व्हाट आर हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, डिफरेंस बिटवीन हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। तो आज इनका भी जिक्र करते हैं। अच्छा, ये बड़ा बेसिक पहले बात करते हैं कि सर हेड्रॉन्स जो होते हैं, दे आर पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है जी। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है जी। मीजन्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रॉन्स आसान भाषा में स्ट्रॉन्ग और हैवी पार्टिकल्स होते हैं। whereas leptons जो फैमिली है, they are light and weak, they are particles and antiparticles that do not interact through a strong interaction। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपस में, म्यून्स हो गए, न्यूट्रिनोज हो गए, जरा वीक होते हैं। तो हाइड्रॉन्स इंटरेक्ट थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये आपका पॉजिटिव है, एंड लेप्टॉन्स इंटरेक्ट थ्रू अ वीक वीक इंटरेक्शन, ये आपके लेप्टॉन्स हो गए। होते क्या है जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेप्टॉन्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, और इनमें 3 चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनोज और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज ये आ जाते हैं। हाइड्रॉन्स में हमारे पास एक फैमिली है बैरॉन्स की, बैरियॉन्स की, हम बैरियॉन्स बोलते हैं इसको, बैरॉन्स है कुछ बुक्स में। और इनमें हम लोग सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पढ़ते हैं, हम लोग कोई डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है जी। अच्छा, एंटी मैटर पे आता हूँ, एंटी मैटर पे थोड़ा देर में आता हूँ, इस पे अभी मैं थोड़ी देर में तस्करा करूंगा। अब चलो इस पे मैं थोड़ी देर बात करूंगा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं। एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि भाई डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस निकालनी है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम सबको एक ही गो में समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा यार, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास बड़े से बड़ा ही बहुत ही सिंपल है यार, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है यार, बचपन से पढ़ रहे हो, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई अगर मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास जो है कार्बन एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, सारा मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इसका असल मास कितना हो गया, 12 AMU हो गया, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। सबको ये बात याद है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने खुद बताया था तुम लोग को अपनी क्लास में, या अभी बता देता हूँ, या ओ लेवल में पढ़ के आए होगे, कि सर एक न्यूट्रॉन का या एक प्रोटॉन का जो मास है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये आपकी फॉर्मूला बुकलेट में दिया होता है अंडर द सिंबल ऑफ यू। मैं कह रहा हूं हमारे पास
यार मैं इसको जरा तुम लोगों को डिलीट करके लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे एक बंदा कैलकुलेटर उठा लेना। मैं कह रहा हूँ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है। मास हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि कार्बन में 12 है, तो 12 × 1.66 10⁻⁻27। ये बेटा मास हो गया। कोई टेंशन की बात तो नहीं, यहां तक मास तो कोई भी निकाल सकता है भाई, कोई मसला तो नहीं किसी को। ऑल ओके गाइस? अच्छा जी। अब बेटा वॉल्यूम पे आ रहा हूँ, ऑल ओके है बच्चों? एक्नॉलेजमेंट दिया करो यार। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब पड़ा था, ये स्फेयर का वॉल्यूम था, याद है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक एटम स्फेरिकल इन नेचर होगा, और हम 4/3 पाई, रेडियस सवाल में दिया होता है, डायमीटर दिया हुआ है, तो 10⁻⁻14 को डिवाइड बाय 2 कर दो, पाई आर क्यूब कर दोगे बेटा। इस पूरी चीज को आप कैलकुलेटर में डाल दोगे तो आपके पास इसकी डेंसिटी आ जाएगी, और ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि एक एटम बहुत डेंस होता है। प्रोटॉन एंड मास इक्वल, यस यस बेटा हसन, दैट्स द केस, एग्जैक्टली द केस। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कार्बन जो मास पढ़ते हो 12 होता है और वो माइनस करके निकालते हो, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे हैव एग्जैक्टली सेम मासेस, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव एग्जैक्टली सेम, जिसे कहते हैं, चार्ज। गाइस यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है? कोई मसला मसला तो नहीं है बॉस? यहां तक बात, ये डेंसिटी भी निकाल लोगे? गाइस ओके है? ओके बॉस। अच्छा जी। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा, हमारे पास कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं यूनिवर्स में। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल फोर्स है, जो ये न्यूक्लियर आइटम्स के बीच में होती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आती है, थोड़ी सी कमजोर। वॉल्यूम वाला बेटा, तहा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेयर का 4/3 पायर क्यूब। उन्हें डायमीटर दिया हुआ था 10⁻⁻14। आपने कहा इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो रेडियस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं है पूरा चैप्टर में, कुछ पूरे सेक्शन में कुछ नहीं है। फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास यूनिवर्स में, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, और लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है कॉलेज, बेटा एक मिनट, मेरी आवाज है जी, बोले। नहीं बस, नहीं थोड़ी सी कैबेज कैबेज। हाँ बस ठीक है जी, ठीक है। तो इफ्तारी के बेटा मेन्यू पूछ रहे थे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सर ये चार हमारे पास दुनिया में फोर्सेस हैं, जो कि फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो यूनिवर्स में मौजूद हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं यार, जो गाड़ियां वाड़ियां चिपक जाती है। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जो हमारे क्वार्क्स के बीच में होती है। और लास्टली ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है, बहुत ज्यादा जो है वीक होती हैं। बेटा हाँ बिल्कुल तुमने सही गैस किया, सही है। नहीं नहीं बेटा, मैं वैसे भी इफ्तार मैं तला हुआ कुछ भी नहीं कंज्यूम करता, कभी से भी नहीं करता। मेरी इफ्तारी जो होती है दैट 6 एग्स, और कुछ चिकन के 1-2 पीसेस, और पानी, और खजूर वगैरह, और फ्रूट्स खा लेता हूँ अच्छे खासे। यहाँ तक बच्चों बात सबको क्लियर होती है? कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? मुझे गाइड कीजिएगा बस। यहाँ तक ओके करें, फिर मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, एंटी मैटर का। 15 मिनट 20 मिनट और बैठना है यार, अभी खत्म हो जाएगा। सब लोग ओके कर दो यार, क्योंकि ये एक गो में मैंने पूरा करवा दिया, बस एंटी मैटर करवा दूं, फिर बिस्मिल्लाह करेंगे। कितने परसेंट? बैटरी भी हमारी अलहमदिल्ला 2%। मैं इसको चार्ज पे लगा रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज का इशू आएगा, मुझे 2 मिनट देना, मैं चार्जर ला रहा हूँ। बेटा 1 मिनट, ये टेक अ मिनट गैप।
गाइस मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? थोड़ी सी डिस्टर्बेड होगी पर आवाज आ रही है मेरी गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल ओके बच्चों? क्लियर आ रही है? पहले क्लियर आ रही थी, अभी ज्यादा क्लियर आ रही है, या पहले क्लियर थी? नहीं बेटा, बाथरूम में नहीं हूँ यार, ये सेम है। अच्छा, नहीं नहीं बेटा। अच्छा, माइक उतारा है बेटा, क्योंकि वो चार्जर डाला है ना। यार तुम्हें क्या लगता है मैं इल्म दूंगा वॉशरूम में बैठ के? हसन यार, कैसी बातें करते हो यार। मतलब बेटा, कोई पढ़ाता भी है बाथरूम में? मतलब कोई यार ऐसी बात तो यार, मतलब पढ़े लिखे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता यार मैं। अच्छा, चलो यार गाइस, बात को सुनिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास बात आती है यार एंटी मैटर की। एंटी मैटर बेसिकली यार, आज ये कॉन्सेप्ट है जो साइंटिस्ट देते हैं। एंटी मैटर इज बेसिकली जब पार्टिकल्स का सेम मास हो बट ऑपोजिट चार्ज हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का एक एंटी एंटी इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा तो एंटी इलेक्ट्रॉन वुड बी इलेक्ट्रॉन प्लस। तो जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और अपने एंटी मैटर के साथ, तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होती है। एंटी मैटर एक ऐसा फंडामेंटल है कि भाई हर चीज की दुनिया में एक खत्म करने के लिए चीज बनी है, ठीक है? एक चीज अगर मैं हूं तो मेरा एक एंटी महाद होगा। अगर ये एक चीज है, उसका एक एंटी होगा, और वो दोनों जब टकराएंगे तो वो खत्म हो जाएंगी दोनों चीजें, और इनाइलेट हो जाएंगी, और इवेंचुअली एक रेडिएशन इमिट करेंगी और सब खत्म हो जाएगा। ये एक एंटी मैटर का फिनोमिना है। ये डिटेल हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है। अगर मैं ये, क्योंकि हमारे पास एक मुनीब नाम का बच्चा भी होता है, तो मुनीब नाम के बच्चे के लिए बता रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में जो एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है डायरेक्टली, ठीक है? कोई भी एंटी मैटर का तस्करा नहीं है इसमें, कोई आपसे सवाल भी नहीं पूछेगा। बट एक छोटी सी चीजें ए टू, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारों ने मुझसे पढ़नी है, तो एक कॉन्सेप्ट जो है, नो नॉलेज ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्क्स आर रिक्वायर्ड। याद रखिएगा, अप डाउन याद रखने हैं, स्ट्रेन चार्ट नाम याद होने चाहिए, ठीक है जी? फ्लेवर्स इनके क्या होते हैं, मैं जो बातें बता रहा हूँ उतनी याद रखना। हमारे पास हेड्रॉन्स और बेरॉन्स में भी, इधर बेरॉन और मीजन, ठीक है? जो जितनी नॉलेज मैंने दी है उससे आगे नहीं पूछना, क्योंकि इस सारी ए टू में बहुत डिटेल में है। और कोई इंटरनेट पे सर्च करके वीडियो नहीं देख लेना कि यार ए टू की वो बना दो पार्टिकल फिजिक्स, क्योंकि इसका बहुत डिटेल डिस्कशन ए टू में, वो आपके बिल्कुल सिलेबस से ऑपोजिट है। वो बाद में बहुत, तुम लोग ऐसा ना हो कि यार वो हो जाए, कंफ्यूज हो जाओ। मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ बड़ी सिंपल सी यार, ताकि मेरा मेरा शौक है एंटी मैटर पढ़ाने का। कि बेटा अगर मेरे पास एक प्रोटॉन बनता है ना, अप अप डाउन से, तो एक एंटी प्रोटॉन बनेगा अप एंटी अप एंटी अप एंटी डाउन से। एक न्यूट्रॉन है अप डाउन डाउन से, तो एक एंटी न्यूट्रॉन बनेगा एंटी अप एंटी डाउन से। तो हर एक मैटर का एक एंटी मैटर होता है, जो बेसिकली अगर मैं उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे दो लूं, कि अगर पार्टिकल का स्पिन कुछ इस तरीके से है, तो एंटी मैटर का स्पिन उसके ऑपोजिट होगा, और ये बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन इमेज होता है। एंटी मैटर इज बेसिकली रिफ्लेक्शन इमेज, इसको यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो ये हमारे पास एंटी मैटर्स होते हैं, और हर पार्टिकल का मास उसके एंटी पार्टिकल के मास के बराबर होता है। सेम होता है मास, ऑपोजिट चार्ज होता है, एंड स्पिन दे स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड बेसिकली दे आर मिरर इमेजेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स। एंड जैसे अप टॉर्क है तो उसका डाउन एंटी अप होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका बेटा एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, एक पॉजिट्रॉन है तो उसका एंटी पॉजिट्रॉन हो जाएगा। तो ये हर चीज का एक एंटी पार्टिकल होता है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हम लोग बेटा, ये जैसे अप डाउन और स्ट्रेंज हम लोगों ने क्वर्क्स पढ़े थे, तो ये हमारे पास एंटी अप एंटी डाउन और एंटी स्ट्रेंज हो जाते हैं। जो आपने वैल्यूज याद रखनी है, वो हमारे पास क्वर्क्स में ये 6 क्वर्क्स के नाम है, ठीक है जी? ये याद रखना चाहो रख लेना, बड़ी अच्छी बात है। ये चार्ज और स्पिन्स, चार्जेस या टू और थ्री, आपने जो याद रखने हैं वो सिर्फ अप और डाउन ही है, क्योंकि बेसिकली चार्म का कोई यूज आपके सिलेबस में नहीं है, और किसी का भी कोई यूज आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस को रिव्यू कर लें। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ओ लेवल्स में ही पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्कस कर लिया। सिंपल मॉडल डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, चारों पांचों साइंटिस्ट का। प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियॉन नंबर होता क्या है, न्यूक्लियाइड म्यूटेशन कैसे करते हैं, हम लोगों ने अल्फा बीटा रेडिएशन, बीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर लिया। हम लोगों ने अंडरस्टैंड एंटी पार्टिकल है, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, एंटी पार्टिकल होता क्या है, सेम ऑपोजिट चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन होते हैं, ये डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने एंटी न्यूट्रिनोस के बारे में, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनोस प्रोड्यूस होते हैं जब बीटा डीके बनता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस प्रोड्यूस होते हैं जब अल्फा डीके बनता है। सिर्फ स्टेटमेंट है ये, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड एक्सप्लेन नहीं है।
स्टेटमेंट है कि भाई ये होता है, बस ये इतना पढ़ना होना चाहिए, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है। बेटा मैं वो कल अगर ऑनलाइन या फिजिकल मैं सोच के सुबह बताऊंगा आपको। अगर मैंने ऑनलाइन का मैसेज किया तो सुबह बता दूंगा, अगर नहीं आया मैसेज तो मतलब फिजिकल होगी। ठीक है जी, तो बता दूंगा, वरना ऑनलाइन ले लूंगा, मैं अभी सोचूंगा इस बारे में। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए भाई। अनडिफाइंड एटॉमिक यूनिट्स, ठीक है, पढ़ लिए, ठीक है। एएमयू जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, इसके बाद बेटा हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स में इनके क्वार्क्स के बारे में बातें की। हम लोगों ने हाइड्रॉन्स और लेप्टॉन्स होते क्या है, बेरॉन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन कर ली। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना पूरा सिलेबस ऑफ एएस फिजिक्स कंप्लीट कर लिया। यहाँ से ए लेवल A2 शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास यहाँ तक ही था ये पूरा सेक्शन।